हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार रूप से चल रही होगी। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं अम्ल, भस्म एवं लवण का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लाया हूं वो बहुत ही रिसर्च करके लाया हूं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी समझ में आएगा। और यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी आने वाले हैं, ज्यादातर यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप मिला के देख लेना। और मैंने यहां पर वो सारे क्वेश्चंस भी लिया है ऑब्जेक्टिव में जो बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और तभी आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या है, बात बस वही रहने वाला है कि यहां पर क्वेश्चंस आएंगे, है ना, मैं यहां पर सॉल्व करवाऊंगा, है ना। और क्योंकि एक्चुअल में तो यहां पर क्वेश्चन आता नहीं है, अब मैं बाद में एडिट करके डालता हूं, तो वो जो क्वेश्चन है मैं मोबाइल पे रखा हुआ हूं पीडीएफ बना के, और मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको यहां पर क्वेश्चन दिखेगा, आप जो है आंसर देना, ठीक है। बात क्या है कि जैसे ही मैं आंसर यहां पर दूंगा, यहां पर जैसे ही आंसर आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और खुद में जो है आपको कमेंट कर देना है, या कमेंट नहीं कर सकते अगर आप ये वीडियो जो है लाइव देख रहे हैं तो आप कमेंट करते जाए, इसका ये सी होगा, ए होगा, बी होगा। और अगर बाद में ये वीडियो आप देख रहे हैं तो भाई आप पहले से प्रेडिक्ट करते रहिए कि हाँ इसका ए होगा, बी होगा, और बाद में जाके आप मिलाना 40 में से आपको कितना मार्क्स आता है। यह एक तरह का टेस्ट आप समझ लो, ठीक है, यह आपके लिए टेस्ट हो जाएगा। तो आप जो है शुरू से लेकर यानी एक पहला क्वेश्चन से लेकर 40वां क्वेश्चन तक आप जो है आंसर लगाते रहना और देखना लास्ट में आपका कितना आंसर जो है सही होता है और कितना मार्क्स आता है, ठीक है। तो आप कहां पे हो, अभी कहां पे स्टैंड कर रहे हो, आपको पता भी चल जाएगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, मैं मार्कर उठा लेता हूं और यहां पर रहा आपका पहला क्वेश्चन, मैं यहां पर पढ़ देता हूं। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? यह किस पदार्थ का बना होता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन रहा कवक का, बी ऑप्शन रहा लीचेन का, जिम्नोस्पर्म का, सी नंबर ऑप्शन, और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो लिटमस पेपर होता है वो किस चीज से बना होता है, वो बना होता है हमारा लीचेन का। लीचेन एक पौधा होता है जो थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग करता है। तो हमारा लीचेन नाम का जो एक पौधा है उसी से हमको ये लिटमस पेपर मिलता है और उसी का विलयन वगैरह बनता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप जो है जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप उसको पढ़ के उसका आंसर देने का प्रयत्न करना, ठीक है। और लास्ट में कितना नंबर आया आप मेरे को बताना, कमेंट करना कि सर मेरे को इतना नंबर आया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा, या क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मतलब कौन है जो सूचक के तरह इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता? ऑप्शन रहा ए नंबर ऑप्शन हल्दी, बी है मेथिल ऑरेंज, सी है फिनोल्फेथलीन और डी है मूली। अरे भाई आपने हल्दी के बारे में पढ़ा था, मेथिल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था, फिनोल्फेथलीन के बारे में पढ़ा था, लेकिन मूली के बारे में नहीं पढ़ा था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यहां पर डी नंबर ऑप्शन जो है मूली, वो सही हो जाएगा, क्योंकि मूली थोड़ी ना मतलब सूचक होता है, यह सूचक के रूप में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बढ़िया से पढ़ते हैं, आप आंसर देना, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? क्या बोला मैंने? निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक क्या होता है कि मतलब वैसा सूचक जो मतलब वैसा पदार्थ जो ना गंध में परिवर्तन करके बता देगा कि ये अम्ल है कि भस्म है कि क्या है। तो इसमें से कौन है वो नहीं है। देखिए वेनिला के बारे में मैं पढ़ाया था कि यह एक गंधीय सूचक होता है, प्याज के बारे में भी पढ़ाया था कि यह गंधीय सूचक होता है, और एक है शकरकंद। अरे भैया शकरकंद तो नहीं होता है। और यहां पर हमारा लौंग का तेल भी गंधीय सूचक होता है, लेकिन हमारा शकरकंद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए ये तो मुंह जबानी जवाब दे देते हैं, ये इसमें क्या जानना, ये तो मैं पढ़ा रखा हूं, इसी के लिए मैं एकदम मुंह से ही बोल देता हूं, है ना। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला रहेगा वो मैं यहां पर बताऊंगा, इसीलिए मार्कर हाथ में रखा हुआ हूं।
चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षार क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है? द्विक्षारकीय अम्ल नहीं है। तो ऑप्शन है HCl। देखिए भाई आप बताता हूं मैं, HCl ऑप्शन दे रखा है H3PO4 और HNO3 और एक है H2SO4। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का कह रहा था निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? कौन है इसमें? तो देखिए द्विक्षारकीय अम्ल मतलब 2 हाइड्रोजन आयन वो बना के देगा हम लोग को। यहां पर ये जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये एक हाइड्रोजन आयन बनाएगा और एक क्लोरीन आयन बनाएगा। फिर यहां पर ये है, यहां पर ये H3PO4 ये जो है ये यहां पर 3 हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये 3 हाइड्रोजन फर्निश कर देगा, 3 हाइड्रोजन का आयन बनाएगा और प्लस में यहां पर बनाने वाला है PO4 2-। उसके बाद हम HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये H+ और प्लस में NO3- आयन बनाएगा। उसके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये देखिए 2 हाइड्रोजन है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन H+ आयन में बनेगा और SO4 2-। अरे भैया अब क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, ओ भाई ये तो लॉक लग गया, रुक जाइए भाई। हाँ, यहां पर हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है? तो कौन 2 आयन बना के दे रहा है हम लोगों को? 2 आयन, 2 हाइड्रोजन का आयन बना के कौन दे रहा है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहा है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दिक्कत? तो भाई ये एकदम अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम होते हैं भाई ऑप्शन क्या है इसमें? एक साधारण लवण होते हैं, एक मिश्रित लवण होते हैं, एक अम्लीय लवण होते हैं कि एक द्विक लवण होते हैं? तो भाई यह एक द्विक लवण होते हैं, डबल साल्ट इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर पोटासियम सल्फेट और Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसी तरह से ये जो फिटकिरी है फार्मूला शायद यही होता है। इसमें आप देख पा रहे हो कि एक सॉल्ट यहां है और एक सॉल्ट यहां है, यहां पर दो को सॉल्ट है, तो इसी के लिए इसको डबल्ड सॉल्ट बोला जाता है, यानी द्विक सॉल्ट, द्विक लवण बोला जाता है। इसीलिए यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। पोटास एलम जो होता है वो एक द्विक लवण होता है, इसी को शायद फिटकिरी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखो आगे है, मैं क्या करता हूं, मैं ये मिटाने वाला को जेब में ही रख लेता हूं या इस हाथ में रखता हूं, बार बार उसको रखो, बार बार ऐसे करो, सही नहीं लगता। अगला है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ए नंबर ऑप्शन है इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, बी है ये ज्यादा आयनित होते हैं, तीसरा है सी नंबर ये कम आयनित होते हैं, ये या डी नंबर है ये COOH समूह रखते हैं। तो पहला नंबर आपको जानना चाहिए कि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों होता है। तो देखो भाई हमारा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये जल में जैसे ही जल के संपर्क में आएगा तो ये CH3COO- आयन बनाएगा और प्लस में यहां वाला जो H+ आयन होता है वो क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। अब क्यों बाहर निकालेगा? एक ही हाइड्रोजन क्यों बाहर निकालेगा वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर 3 हाइड्रोजन। आप कहोगे सर यहां पर देखिए, यहां पर एसिटिक अम्ल जो होता है वो CH3COOH होता है। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल होगा, मेरे को पता है, मैं आपकी कमजोरी जान रहा हूं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं। देखो आप कहोगे कि सर ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला, रासायनिक सूत्र जो है ये होता है, इसमें सर देखिए यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 को हाइड्रोजन आयन निकलना चाहिए ना सर। लेकिन सर आप यहां पर दिखा रहे हो कि एक ही हाइड्रोजन आयन निकल रहा है। हाँ बच्चों ये सही ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हो यहां पर ऑक्सीजन वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी इसके अंदर विद्युत ऋणात्मकता वाला जो गुण होता है ऑक्सीजन के अंदर बहुत ज्यादा होता है ना, जिसके वजह से यहां पर यह हाइड्रोजन है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक थप्पड़ मार के छीन लेता है ना, यानी ऑक्सीजन बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से छीन लेगा एक थप्पड़ मार के।
तो भाई एक एक थप्पड़ मार के इससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई लॉस कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसीलिए यहां पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर एक H+ बन पाता है और ये सारा नहीं बन पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया है, वेरी गुड। चलिए तो यहां पर ये बनता है, तो यहां पर ऑप्शन हम लोगों का क्या कर रहा है कि इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ये ज्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, यानी यहां पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ये कम आयनित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आयन जो है यहां पर हाइड्रोजन 4 है, लेकिन इसका एक ही हाइड्रोजन H+ आयन में बन पाया, 3 हाइड्रोजन H+ आयन में नहीं बन पाया, इसीलिए ये कम आयनित हुआ ना, इसीलिए हमारा ये कम आयनित होने के कारण ये दुर्बल अम्ल होते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई दिक्कत है? और आशा कर रहे होंगे कि आपका एकदम सही हो रहा होगा, जो मैंने पढ़ाया वही बात सब पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, अब वहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः बिलियन का pH मान होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है, यानी नीला लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा देखिए भाई, मैं बताता हूं, नीला को लाल कौन कर सकता है? नीला को लाल कौन कर सकता है? नीला को लाल वही कर सकता है जो अम्ल होगा, जिसके पास अम्लीय गुण होगा, तो अम्ल कर सकता है। तो अम्ल है, और देखिए यहां पर अम्ल बोल नहीं दिया, इसका कह रहा है कि इसका संभवतः pH कितना होना चाहिए। तो जो अम्ल होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? कम होता है। किससे? 7 से कम होता है। आपको पता है अम्ल जो होते हैं उसका pH 7 से कम होता है, तो उसका यहां पर दे रखा है ऑप्शन, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो 7 से जो कम होगा वही क्या होगा? इसका संभवतः pH होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी में जो 6 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, आपका ये सही हुआ होगा। अगर आपका गलत हो रहा है बच्चों तो आप गलत करेंगे, है ना? बेईमानी नहीं करना है अपने, यानी आप देखो भाई, आप मतलब ऐसे बेईमानी कर लोगे, लेकिन यार अपने दिल से बेईमानी नहीं कर सकते, है ना? आपको वो मतलब समझ सकते हो कि आपके लिए बुरा होगा, ठीक है? तो अपने आप से बेईमानी मत करो यार, ठीक है? अभी तो मत करो। आप बच्चे में बहुत किए होंगे 7, 8, 9 में, लेकिन अब मत करो। अब से बेईमानी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा, ठीक है ना? अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद से बेईमानी करना बंद कर दो यार, ठीक है ना? मैं स्ट्रांगली भाषा यूज कर रहा हूं आपके लिए, भाई आपके लिए ही बोल रहा हूं, है ना? ये सब चीज बंद कर दीजिए। आप खुद से एकदम जो है मतलब अपने से बेईमानी मत किया कीजिए और अच्छे से पढ़ाई किया कीजिए, मेहनत से पढ़ाई किया कीजिए, ईमानदारी अपने अंदर लाइए। चलिए आगे देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? मेरे कहने का मतलब है, यहां पर देखिए मिस्टेक हो गया है, यहां पे क्षारकीय लिखा हुआ, क्षारीय होता। तो जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन जो होते हैं वो किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो भाई किसके कारण होते हैं? तो देखिए भाई, जो होते हैं वो हाइड्रोजन के कारण भी, H+ आयन के कारण भी होते हैं और OH- आयन के कारण भी होती है। ये दोनों आयन के कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में ए नंबर दे रखा है H+, बी में दे रखा है OH-, सी में दे रखा है H+ और OH- दोनों, और एक दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो भाई क्या होगा? H+ और OH- आयन दोनों हो जाएगा। इस दोनों के कारण विद्युत का सुचालक हो जाता है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों, समझ में आ रहा है ना? आपका एकदम सही हो रहा होगा, ठीक है, गुड। आशा करते हैं जितना आप कर रहे हो उससे आप बहुत अच्छा करो, ठीक है? अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जल के देखिए यहाँ पे फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो कौन धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो सोडियम और पोटासियम, या मैग्नीशियम और कैल्शियम, की सोडियम एवं कॉपर, की इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है सोडियम जो होता है बच्चों, हमारा सोडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। आप लोगों को पता है
सोडियम और जो पोटाशियम होता है बच्चों, ये तो पोटाशियम है, पोटाशियम और जो सोडियम होता है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ये ठंडे पानी, गर्म पानी, किसी पानी, कोई सा भी पानी के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये ठंडे पानी के साथ भी आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। फिर से लॉक लग गया। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं क्या बोला कि हमारा जो पोटाशियम और सोडियम होता है वो ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है ना, इसी के लिए। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। हमारा इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग दिवाली के समय में क्या होता है कि घर पर जो है चूना पोता जाता है ना घर पे, है ना। तो वो जो पदार्थ होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो मैं आपको डिटेल में इसको बताना चाहूंगा मैं। तो देखो भाई, होता क्या है, देखो आप ध्यान से, पहले चूना लिया जाता है, वो जो ढेला ढेला जैसा होता है, उसमें जो है पानी मिलाया जाता है, तो एक चीज बनता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, समझ में आया? इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और उष्मा भी निकलती है इस अभिक्रिया में, उष्मा भी निकलती है। तो ये जो है ना CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये? CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसी का उपयोग क्या चीज में किया जाता है? इसी का उपयोग चूना को पोतने में किया जाता है। मतलब इसी का उपयोग घर में जो पुताई होती है वो इसी से होती है। ठीक है ना, घर में जो सफेदी इस तरह से पोत देते हैं वो यही चीज होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का भी अभिक्रिया हम बता देते हैं। इसका क्या होता है कि शुरुआत में देखे होंगे कि घर में जो है सफेदी, मतलब देखिए मजदूर सब तो पोत के चल जाता है, लेकिन भाई कोई पोत के घर गया, एक दिन बढ़िया से पोता घर, और क्या है, अब जैसे ही काम करके वो चला गया तो उसको पैसा भी दे दिए, लेकिन क्या फिर सब घर वाला देखता है, अरे भाई काम किया है तो भाई चमका नहीं घर, बड़ा अजीब तरह से ऐसे लेहार पोटार के चल गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, रंगे नहीं चढ़ा। तो भाई उसका मजदूर का गलती नहीं है। वो क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि एक अवक्षेप होता है और जल भी बनाता है। तो ये जो चीज है ना, ये बनने में 1 से 2 दिन लग जाता है, 2 से 3 दिन लगभग लग जाता है। तो जिस दिन पोत के गया उस दिन बड़ा अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पूरा फीका फीका लगेगा, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन हो जाएगा तो एकदम सफेद सफेद लगेगा। तो क्या होता है कि हमारा कार्बन, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और तब जाके एकदम अच्छा सफेदी आता है। तो यही कारण है। फिलहाल में इसका ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? बी नंबर ऑप्शन। चलिए भाई, ये भी समाप्त हो गया, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? भाई यही जो मैंने अभी बताया वही बुझा हुआ चूना है। यानी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये इधर से होगा बुझा हुआ चूना। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, यानी बी नंबर, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आपका एकदम अच्छे से सही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आपका गलत हो रहा है तो आप गलत करें, है ना, आप सही मत कर लेना, अपने से बेईमानी नहीं करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लवण यानी Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है। यानी हमारा देखिए Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो जलीय विलयन होता है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो इसका जो pH होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर बता रखा है 7 होगा या 7 से अधिक होगा या 7 से कम होगा, कि इसमें से कोई नहीं। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है ना, ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं। यह क्षारीय गुण का होता है। क्या होता है? ये क्षारीय गुण का होता है। आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्षारीय गुण होता है, और जो भी जिसके अंदर क्षारीय गुण होगा उसका pH क्या होगा? 7 से
अधिक होता है। उसका पीएच क्या होता है भाई, उसका पीएच 7 से अधिक होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, 7 से अधिक। समझ में आया, क्योंकि ये क्षारीय गुण है और 7 से अगर ज्यादा होगा तो वही क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है बच्चों, उसका जो है समझ में आया, अगर पीएच 7 से अधिक है तो वो क्षारीय गुण दिखाएगा। चलिए आगे बढ़िए बच्चों। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल जो होता है यानी हमारा जो CH3COOH होता है, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है। खैर इसको अभी तो नहीं पूछना चाहिए, कार्बन और उसके यौगिक में पूछना चाहिए, लेकिन पूछ दिया है तो मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है ना समझ में आया। तो इथेनोइक एसिड हमारा एकदम सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, इथेनोइक एसिड हमारा पूरा एकदम यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। ऑप्शन रहा हाइड्रोजन, OH, देखिए यहां पर OH माइनस होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्या कर सकते हैं। एक है Cl माइनस या O2। आपको पता ही है कि हमारा जो क्षार होता है या हमारा जो भस्म होता है वो जल के साथ जैसे ही संपर्क में आएगा तो हमारा OH माइनस आयन निकलता है, जो क्या करता है, भस्मीय गुण को दिखाता है। तो किसी के अंदर अगर OH माइनस आयन है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर क्षारीय गुण है यानी भस्मीय गुण है, यानी वो एक क्षार है, एक तरह से समझ लो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। यही क्या करेगा, यही जो है लाल लिटमस को नीला कर सकता है। अब क्या है कि ये इसके अंदर क्षारीय गुण है तो यही लाल लिटमस को क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा बच्चों। समझ में आया, जिसके अंदर क्षारीय गुण है वही तो लाल लिटमस को नीला करने की क्षमता रखता है ना बच्चों, समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चों आप लोग, क्या है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। भाई वही बात है, वही बात है। लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लाल को नीला कौन, अच्छा लाल को नीला है बोल रहा है ना। अगर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, नीले को लाल कर देगा तो नीला को लाल कर देगा, इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। वो क्या है, उसका अम्ल है, यानी अम्ल है। और अम्ल का पीएच कितना होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। तो यहां ऑप्शन है 5, 7, 8, 10। तो 7 से कम कौन है, 5 ही तो है। तो 5 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अम्ल है तो 5 ही होगा, यानी 7 से कम ही होगा। 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन हमारा दे रखा है 5, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5, है ना। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, अब देखिए संतरा में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है कि टमाटर में पाया जाता है कि सिरका में पाया जाता है कि इमली में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर पाया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टमाटर। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो कितना आसान है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। यही इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन है भाई, H2O। ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है CaSO4.12H2O। यहां पर ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। और यहां पर जो ए नंबर देख रहे हैं CaSO4.2H2O, वो जिप्सम का फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है। इसको पहले मिटा देता हूं। जो लिटमस विलयन होता है हमारा, लिटमस का देखो पेपर भी आता है, लिटमस का विलयन भी आता है। तो लिटमस का विलयन अगर न तो अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा, यानी लिटमस विलयन के अंदर न तो आप कोई अम्ल डाले हो न तो कोई आप भस्म डाले हो, कुछ भी नहीं डाले,
तब उसका रंग कैसा होता है? तो उस समय उसका रंग होता है पर्पल कलर का, यानी बैंगनी कलर का रंग होता है। ठीक है, आप लाइकेन नाम का एक पौधा की बात करोगे तो वो जो पौधा होता है उसका रंग, उसका पत्ती का रंग भी बैंगनी कलर का ही होता है। तो लिटमस जो होता है ना वो बैंगनी रंग का ही होता है, तो लिटमस का विलयन भी बैंगनी रंग का होगा। तो हमारा बैंगनी जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ना, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बैंगनी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो कोई भी अगर चीज उदासीन है यानी न्यूट्रल है तो उसका पीएच जो है वो 7 होता है। उसका पीएच कितना होता है भाई? उसका पीएच हमेशा 7 होगा। अगर उदासीन अगर होगा तो उसका पीएच 7 होगा। तो 7 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है लवण है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो ऑप्शन है HCl है, ये तो एक अम्ल है। एक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? यह एक क्षार है। यह एक क्या है? क्षार है। एक है K2SO4 पोटासियम सल्फेट, तो यही क्या है? यही है हमारा लवण। यह क्या है? लवण है। और यहां पर एक और है NH4OH, देखिए यहां लास्ट में OH लगा है, तो यह एक भस्म है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, K2SO4 ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक लवण है, पोटासियम सल्फेट। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर उसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर एक लोहा लेंगे, उसको एकदम लाल किए रहेंगे गर्म करके, उस पर वाष्प पास करवाएंगे तो वहां पर एक यौगिक बनता है जिसको हम बोलते हैं Fe3O4। Fe3O4 ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी करवा चुका हूं, यानी जब मैं करवा रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था। तो Fe3O4 के केमा नंबर ऑप्शन है हमारा सी नंबर ऑप्शन है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हमारे शरीर में पीएच कितने पारस के बीच कार्य करता है? तो मैं आपको भी ये भी पढ़ा चुका, अगर आप मेरा क्लास डेली करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो कितने पीएच पर कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच में हम लोगों का शरीर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 7 से 7.8, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर जो होता है, देखिए भाई, बेकिंग पाउडर जो होता है उसका अनुसूत्र होता है, यहां पर ऑप्शन दे रखा है Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 और NaNO3। तो हम लोग को पता है भाई NaHCO3, इसको भी बेकिंग सोडा बोलते हैं और यही एक तरह से बेकिंग पाउडर भी होता है। तो हमारा NaHCO3 बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक होता है? तो विजातीय यौगिक अभी बताया आपको, विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा जो ये जो है विजातीय यौगिक कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा विजातीय यौगिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन पढ़ेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन अम्ल प्रबल अम्ल है? इसमें से देखिए, एक है लैक्टिक अम्ल है, एक है स्कॉर्बिक अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक फॉर्मिक अम्ल है। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये सारा अम्ल दुर्बल अम्ल है, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो बहुत ही खतरनाक अम्ल है, वो प्रबल अम्ल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल वो सही हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? इसमें से कौन सा क्षारक नहीं है? तो ऑप्शन दे रखा है KOH, ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, एक दे रखा है KOH, एक दे रखा है NaCl, एक दे रखा है AlOH का होल थ्राइस, एक दे रखा है ZNO। इसमें से कौन सा क्षारक नहीं है? तो देखिए ये भी क्षार वाला गुण है इसके अंदर, ये भी क्षार वाला गुण है इसके अंदर, ये भी क्षार वाला गुण है, लेकिन ये क्षार वाला गुण नहीं है क्योंकि यह एक लवण है। देख रही है, देखिए आप, NaCl एक लवण होता है, तो ये जो है क्या है? क्षार नहीं है। ठीक है, इसमें से ये क्षारक नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? इसमें से कौन सा प्रबल क्षारक है आपको बताना है। NH4OH है कि NaOH है, ठीक है, कि Mg है कि CuOH का होल ट्वाइस है। तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए हमारा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एकदम प्रबल क्षारक होता है। हमारा जो NaOH होता है, NaOH जो है वह प्रबल क्षारक होता है। क्या होता है? प्रबल क्षारक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए देखिए देखिए देखिए, बी नंबर ऑप्शन NaOH एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है, गंध, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, है ना, इन्हें क्या कहते हैं? रंगीय सूचक कहते हैं कि गंधीय सूचक कहते हैं? तो बच्चा बता देगा भाई इसको गंधीय सूचक कहते हैं। यानी गंध में अगर बदलाव आ जाए, कोई अम्ल है या भस्म है, अगर वो चीज पर डाल दे तो उसके मतलब सुगंध में, उसके गंध में अगर परिवर्तन आ जाए तो वो कौन सा सूचक कहलाता है? तो वो गंधीय सूचक कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन एकदम सिंपल है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑप्शन दे रखा है, संगत लवण बनाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं कि जल बनाते हैं कि इसमें से सभी। अरे भाई ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, पहले मैं इसको मिटाता हूं और बताता हूं। देखो भाई यहां पे देखो, हमारा जो कोई भी जैसे NaHCO3 ले लो, ये क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये कह रहा था सभी धातु कार्बोनेट। तो देखिए ये भी धातु कार्बोनेट है, लेकिन ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये भी पूछ रहा है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों वही बात है, दोनों का रिएक्शन एक ही होगा। तो मैं सोडियम कार्बोनेट ले लेता हूं, ठीक है। अब इसका अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दो तो यहां पर बनेगा NaCl प्लस में जल, और यहां पर एक जो चीज निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिया है ना ऑप्शन में, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी यही बात होता है। ये समीकरण संतुलित नहीं है, आप संतुलित कर लेना, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी वही बात होता है। देखो भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी बता देता हूँ, NaHCO3। अब एसिड आप बदल लो, आपका मन कर रहा है तो H2SO4 रख लो, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर अभिक्रिया होगा तो Na2SO4 बनेगा, प्लस में जल बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा भाई? प्लस में CO2। CO2 बनना ही बनना है, चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लो या धातु कार्बोनेट की बात कर लो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर लो, दोनों केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता ही बनता है। फिर से लॉक लग गया, ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट खोल लूँ मैं इसको, चलो खुल गया, समझ में आ गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इसको मिटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप बता देना, ठीक है ना। और आपको कितना सही हो रहा है आप देखते जाना। लास्ट में मैं पूछूंगा कि आपका कितना नंबर आया, और आप कमेंट करना भाई, आप कमेंट करके बताना कि सर मेरे को इतना मार्क्स आया, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। अभी बहुत सारा टेस्ट चलने वाला है अग्नि बैच में। अभी जो है अग्नि बैच के बारे में अगर आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया तो जरूर बताएं। अग्नि बैच के बारे में शाम 6 बजे से क्लास होती है ना, जरूर बताएं। और आपके दोस्त लोग भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्लास करा रहे हैं 70 दिनों में पूरा साइंस का सिलेबस खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत सारे टेस्ट भी लेंगे, है ना, जैसा भी ले रहे हैं टेस्ट आपका। अब अपना मार्क्स जो है मेरे को करना, ठीक है, कमेंट करके कितना मार्क्स आया आपको, ठीक है ना। हाँ, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सभी अम्लों में पाया जाता है, अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है कि हाइड्रोजन पाया जाता है कि कैल्शियम पाया जाता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है? देखो भाई सभी अम्लों के अंदर हाइड्रोजन पाया ही पाया जाएगा, तभी तो वो हाइड्रोजन H+ आयन में बदल पाएगा। कोई सा भी अम्ल ले लो उसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगा ही होगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी यौगिक ले लो और उसके अंदर हाइड्रोजन है तो वो अम्ल ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वही से क्वेश्चन पूछ दिया है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, दोनों हो सकते हैं या इसमें से कोई नहीं। तो देखो भाई अगर कोई भी अगर यौगिक है और उसके अंदर हाइड्रोजन है तो या तो वो अम्लीय भी हो सकते हैं या
क्षारीय भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली अम्लीय ही होगा, क्षारीय भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल चाहिए? अरे भाई साहब देखो भाई, एग्जाम्पल देखो, मैं बता देता हूं। NH4OH और एक ले लेता हूं HCl। देखो भाई, ट्विक ट्विक, इसके अंदर भी हाइड्रोजन है और इसके अंदर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है, ये क्षारीय है और ये कैसा है, ये अम्लीय है, ठीक है ना। प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन रहे तो वह अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। फिर बार बार बंद हो जाता है भाई, क्या करूं, प्रॉब्लम है। चलिए, डिजिटल बोर्ड ना होने का जो है घाटा यही सब है। लाएंगे, आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे, है ना। अभी जिससे है, जितना है मेरे पास उसी में आप लोगों को एकदम अच्छा से बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। हाँ, आप लोग मिलाते जाना कि आपको कितना मतलब सही हो रहा है, ठीक है। लास्ट में आप कमेंट जरूर करना, ठीक है, जाने नहीं देंगे आपको। हाँ चलिए, ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो जो जल में क्षारक घुल जाते हैं या वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? इन्हें क्षार कहते हैं या स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है या इसमें से सभी? देखो भाई, जो जल में घुल जाता है ना, जो जल में घुल जाता है, वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है उसको तो क्षार बोलते हैं। और क्षार का जो प्रकृति है उसको क्षार भी कहते हैं, स्वाद में कड़वा भी होता है, प्रकृति उसकी संक्षारक भी होती है। और डी नंबर ऑप्शन इसमें से सभी, तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें से सभी, ठीक है, इसमें से सभी, इसमें सभी, ठीक है। वेरी गुड 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 गुड। आगे बढ़ते हैं। पीएच में पी सूचक है, यानी पीएच जो होता है ना, पीएच आपको पढ़ाया था मैं। पीएच जो है, पीएच में पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी पी का मतलब तो सिर्फ पोटेंशियल ही होता है, और दोनों का बात कर लो तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। और एक और नाम है इसका पोटेंज, इसको हम पी को पोटेंज भी बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते क्या है, देखिए ऑप्शन है पुषांश, हिंदी में पुषांश इसको बोलते हैं। देखिए पुषांश है, यानी इंग्लिश में पोटेंज बोलते हैं। फिर पावर है, दोनों इसमें से कोई नहीं। तो पी का मतलब पुषांश भी होगा, पावर भी होगा, यानी पोटेंज भी होगा, पावर भी होगा, दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर दोनों हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पूरा एनर्जी लगा के पढ़ा रहे हैं भाई। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फैलाएं, यानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का, है ना, मज़ा उठा पाए, ठीक है, उनको भी लाभ हो पाए। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन सा है? संतरा में पाया जाता है। अच्छा, एसिटिक अम्ल बोल रहा है ना, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल संतरा में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, कि इमली में पाया जाता है, कि टमाटर में पाया जाता है? तो भाई मैं बता दूं, सिरका में ही एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, सिरका। आगे बढ़ेंगे। सेट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सेट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू के अंदर होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया भी है, संतरा और नींबू। ये तो डायरेक्ट आप मार सकते हैं, इसमें क्या है ही, ठीक है ना। संतरा और नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन संतरा और नींबू सही हो जाएगा। अगला है टार्टरिक अम्ल, इसमें से किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल इसमें से किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। ये तो सभी जानते हैं टार्टरिक अम्ल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या? देखो ये सब में पढ़ा चुका हूं। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, यानी अगर दही है तो दही लगा दो, और दूध है तो दूध लगा दो। तो दही है यहाँ पर, तो दही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे। अब चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा मतलब अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के सूंड जो होता है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखो फॉर्मिक एसिड कैसा है? तो फॉर्मिक एसिड ही नहीं दिया हुआ है। देखो फॉर्मिक एसिड जो है ना, उसका जो मतलब IUPAC नाम होता है। फॉर्मिक एसिड तो कॉमन नाम है, तो वो हो जाएगा मिथानोइक एसिड। तो हमारा मिथानोइक अम्ल जो है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन देखिए, मुंह का पीएच जब 5.5 से अधिक होने लगता है, या मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो जाता है तब, या मुंह का पीएच 7 होने पर, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पढ़ाया था, मैं ये सब पढ़ा चुका हूं भाई। अगर अपने दांत का जो पीएच है, अपने दांत का पीएच जो है वो अगर 7 बोल रहा हूं, 5.5 से अगर नीचे आ जाए तब हमारा दांत का क्या हो जाएगा, दांत हमारा क्या होने लगेगा, दांतों का क्षय होने लगेगा। समझ में आ गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल होता है कि साइट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कि टार्ट्रिक अम्ल होता है। आपको पता है हमारे पेट में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आ गया बच्चों? कहीं से भी कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बोनस दे देता हूं, ठीक है, एक बोनस दे देता हूं। धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, जवाब पता है आपको? ऑप्शन दे देता हूं। यहां पर देखिए, धोने का जो सोडा है उसका ऑप्शन दे रखा है, मैं बता देता हूं। अब ये लास्ट ही क्वेश्चन है और ये बोनस दे दिया मैं, Na2CO3.10H2O है ना। अगला है बी नंबर ऑप्शन Na2COH2O। अगला है NaCO3.10H2O। अगला है NaCO4.10H2O। पढ़ा चुका हूं, ये तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। इसको पढ़ते थे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये पता है ना आप लोगों को, पढ़ाए थे ना वॉशिंग सोडा जब पढ़ा रहे थे, धोने का सोडा जब पढ़ा रहे थे तब ये पढ़ाए होंगे। चलिए बच्चों, आज का सेशन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, जहां हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। तो अब भाई रिजल्ट का बात आ गया है। किसका बात आ गया? रिजल्ट का बात। तो आप ईमानदारी से दिल पे एकदम, क्या है, क्या दिक्कत है अगर आपका 5 ही सही हुआ, 10 ही सही हुआ, 15 ही सही हुआ, 20 ही सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल की सुनो, आप पूरा एकदम जेन्युइन होके जो आपको मार्क्स आया है वो कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर मेरे इतने सही हुए, है ना। अगर आपको 40 में 40 सही हुआ तो वो भी आप बता दे, ठीक है। 30 हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नंबर आया, 0 भी नंबर आया ना वो भी बता दे, ठीक है ना। तो जरूर बताए, ठीक है। ये टेस्ट है, टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत भाई, टेंशन मत लो भाई, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। लेकिन जो एकदम रियल है वही आप टाइप करना कमेंट में कि मेरे को सर इतना नंबर आया, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब 20 सही हुआ होगा, 30 सही हुआ होगा, 35 सही हुआ होगा, कोई बात नहीं है। किन्हीं को 5, 10 सही हुआ होगा, कोई बात नहीं भाई, आप मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे आप, ठीक है। टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि भाई मेरे को बस 10 ही नंबर क्यों आए, 5 ही नंबर क्यों आए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप मेहनत करना स्टार्ट करो, आपका भी मार्क्स बहुत अच्छा आने लगेगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। और जिन जिन बच्चों को अच्छा मार्क्स आया, 30 से ज़्यादा मार्क्स आया, उनको मैं बधाई देता हूं, ठीक है, कि वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और भी अच्छा पढ़ने का कोशिश करें, 40 में 40 लाए अगला जो टेस्ट होने वाला है। तो चलिए, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी रात के बज रहे हैं कितने भाई, मैं देख लूँ, 10 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, 10:04 हो रहा है, देख सकते हो आप कितना बज रहा है, 10:04 हो रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको, ये रहा 10:04। तो चलिए भाई, ये तो होगा ही, क्लास तो होंगी ही। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं अग्नि बैच के बारे में, ठीक है। अग्नि बैच का टाइमिंग है, अग्नि बैच का पर जो क्लास होती है, जो कि एकलव्य वाटिका की द्वारा लॉन्च की गई, तो अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर जो है क्लासेस हो रही हैं। 70 दिनों में साइंस कंप्लीट भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और हम भी मेहनत करके क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके लिए, बहुत रिसर्च करके, जो बहुत चांसेस है कि बिहार बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। तो अपने दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।